वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट और आपका केवीएस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो मैं आपको उसको क्वेरी सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि अब रिक्रूटमेंट आने वाला है केवीएस का। मैक्सिमम 4 मंथ है अब, ठीक है ना। ज़रूर आएगा, सीटेट के बाद कभी भी दिख सकता है, तो उसकी तैयारी तो आज से ही करनी पड़ेगी। तो हमने एक बैच स्टार्ट कर रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मेरे चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी में, जिसमें मैं आपको मैथ, साइंस, रीजनिंग ये सब कराऊंगा केवीएस का जनरल पार्ट का, ठीक है ना। बाकी जो आपका सब्जेक्ट स्पेशल है, सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन है, जैसे लाइक जिसका टीजीटी साइंस हो या फिर टीजीटी मैथ या फिर पीजीटी फिजिक्स, वो मेरे से कोई भी टॉपिक पूछ सकता है, मैं उसे कराऊंगा, ठीक है। तो मैंने देखा कि साइंस में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें लिखा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसआई यूनिट, ठीक है ना। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि कौन सी एसआई यूनिट आएगी ये आप भी नहीं बता सकते, ना कोई और बता सकता। हाँ, बस अगर पेपर रिपीटेंसी में चला, मतलब क्वेश्चन रिपीट करे, तो ऑब्वियस सी बात है जो यूनिट्स आप पढ़ रहे हो उसमें से एक दो टकरा सकती है और एक या दो ही क्वेश्चन आएगा हद से हद, ठीक है ना। चलो, तो मैं आपको सिखाऊंगा एसआई यूनिट बनती कैसे है। अगर आपने सीरियस होकर देखा तो ये मेरा चैलेंज है कि आप जो भी पेपर में क्वेश्चन आए, चाहे आपने एक भी इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट ना देखी हो, आप हमेशा ऐसा यूनिट का क्वेश्चन सही करोगे, ठीक है ना। लेकिन कब? जब आपने ऐसा यूनिट बनाना सीखा होगा, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले क्या याद करना है? आपको याद रखना है कि जितनी भी लेंथ होगी वो चलेगा मीटर में, और जितना भी मास होगा, द्रव्यमान होगा, वो चलेगा किलोग्राम पे, और जितना भी टाइम होगा वो चलेगा सेकंड में, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ें याद रखनी है। अगर आप थोड़ा और एक्स्ट्रा कर सकते हो, जिसका लेवल थोड़ा सा और ज़्यादा है, जो चाहता है कि नहीं मुझे सिलेक्शन पाना ही है, वो याद रख ले कि करंट की यूनिट होती है एम्पियर और टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, ठीक है ना, बस। और याद रखना चाहता है तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है ना। ये तीन आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे है, ये तीन करते हो तो आपका गलत होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी काम ऊपर वाले तीन से हम मैक्सिमम चला लेंगे, ठीक है ना। अब मैंने कहा जहाँ भी लेंथ आएगा वहाँ मास, लेंथ आएगा मीटर लिखोगे, मास आएगा किलोग्राम, टाइम आएगा सेकेंड, करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के केल्विन और चार्ज के लिए कूलम। अब हम सीखते हैं कि ऐसा यूनिट बनती कैसे, और बहुत छोटे से स्टार्ट करूँगा और वहाँ तक ले जाऊँगा जहाँ तक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और आपको जिसने प्रीवियस ईयर देखा उसे समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले हम करते हैं किसके लिए, मान लो मैं स्पीड की यूनिट बताता हूँ। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हिंदी में चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, दूरी बटे समय। तो अब देखो, याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे ऐसा यूनिट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट क्या है, मैं ये बता रहा हूँ कि आप कैसे निकालते हो। मानो एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, मानो स्पीड की ऐसा यूनिट पूछी है, तो आपको जिसकी ऐसा यूनिट पूछेगा उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले। तो बस, स्पीड की डिस्टेंस होता है मीटर में और टाइम होता है सेकेंड में, तो हो जाएगा मीटर सेकेंड -1। और हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं स्पीड की एक और हम यूज़ कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर सेकेंड -1, और इसे हम पढ़ सकते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। चलो, अब थोड़ा सा स्केल अप करते हैं। स्केल अप मतलब जैसे मान लो उसने कह दिया एक्सेलरेशन की यूनिट बताओ, और एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण की हिंदी ऐसा यूनिट बताओ। तो सबसे पहले आपको पता चले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v-u/t। ऊपर है वेलोसिटी का चेंज, नीचे है टाइम। तो वेलोसिटी का चेंज तो वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। मैंने बताया था दोनों की डायमेंशन सेम होती है, बस एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। तो उसकी वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर सेकेंड -1 अपॉन में टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो देखो ऐसे होता है, सेकेंड की पावर 1 है, यूपर जाके -1 हो जाएगी, तो -1 तो पहले से था, एक और -1 आ गया, तो मीटर सेकेंड -2। तो त्वरण की यानी कि एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी मीटर सेकेंड -2, ठीक है ना। एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी मीटर सेकेंड -2। इसी तरीके से अब मैं एक एक करके स्पीड बढ़ाता हूँ और आपको सबकी यूनिट बताता हूँ, ठीक है। ऐसे बात आती है फोर्स की। किसकी बात आती है? फोर्स की। फोर्स को हिंदी में कहते हैं बल। क्या कहते हैं? बल। तो फोर्स का जो अपना फॉर्मूला होता है, जो न्यूटन ने दिया, वो दिया ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण।
द्रव्यमान की होती है किलोग्राम, त्वरण का होता है मीटर सेकंड माइनस 2। तो ये तो इसकी एसआई यूनिट थी, क्या थी, एसआई यूनिट। लेकिन होता क्या है, सुनो, अब मान लो आपने कोई चीज़ इन्वेंट किया, आपने कोई चीज़ के बारे में बताया, तो आप उसको अपना नाम दे सकते हो। जैसे मेरा मान लो घर का नाम है, घर हमने बनाया, मैं उसको कोई भी नाम दे सकता हूँ, प्रतिष्ठा, मन्नत, जन्नत, ठीक है ना, जसला, ये सब कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक। तो न्यूटन ने इसको यूनिट को नाम दे दिया न्यूटन। तो याद रखना बहुत बड़ी बात है कि न्यूटन भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अब होता क्या है, कंपटीशन एग्जाम का फ्लेवर समझना क्या होता है, आपको या बहुतों को लगता है कि सिर्फ न्यूटन सही है, ठीक है ना, तो किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2 भी सही है, ठीक है। इसी तरीके से एक और ऐसा यूनिट की बात की जाए तो अगर आप समझना, तो आपने इसे पढ़ा हो वर्क को कहते हैं कार्य। इसका फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2, और डिस्टेंस का मीटर, तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। ये किसका डायमेंशन आ गया, कार्य का। लेकिन अब वही बात आ गई, कार्य का जिसने दे दिया, जिन्होंने कार्य के बारे में बताया था, उन्होंने इसकी यूनिट क्या दे दी, जूल। क्या दे दी, जूल। हिंदी में भी जूल को जूल ही लिखा जाता है, रवि का हिंदी भी रवि होता है, इंग्लिश भी रवि होता है। अब आप कहोगे कि हमें कैसे याद रहेगा, देखो यही तो चीज़ें समझनी है। मान लो मैं आपको सिर्फ याद कराता हूँ न्यूटन, जूल, ये सब, आप कहीं ना कहीं फंसोगे। क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम बनाने वाले को भी पता है कि आप किस लेवल पे चीज़ें चला रहे हो, वो उसको बैलेंस करेगा और आपको फंसाएगा, ठीक है ना। वो जूल ना दे के किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 देगा। इसी तरीके से आप ऐसे भी तो सोच सकते हो कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस होता है मीटर, तो कार्य का यूनिट एक और हो सकता है न्यूटन मीटर, समझे। तो याद रखना जूल करेक्ट है, लेकिन वो दोनों भी सही है। कभी कभी ऐसा होगा, देखो अगर ऑप्शन में जूल दिया है और बाकी सब भी दिया है तो जूल ही करेक्ट है, अगर जूल नहीं दिया तो ये दोनों भी करेक्ट हो सकते हैं। तो ओके दोस्तों, तो दो ऐसा यूनिट और आती है। एक आता है गुरुत्वीय त्वरण, जिसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका सिंबल स्मॉल जी होता है, इसका सिंबल कैपिटल जी होता है। आपको कायदे से तो दोनों की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, 9.7 मीटर माइनस 2 और इसकी 6.67 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस 2। अब देखो, अगर आपने इनकी वैल्यू याद रखी होगी, अब आप में से अगर कोई ये चाहता है कि ये सीखना, तो मैं सारा साइंस कराऊंगा, 10th तक सारे साइंस के एक चैप्टर कराऊंगा, तब उस साइंस के चैप्टर में 9th क्लास के चैप्टर में स्मॉल जी की वैल्यू आ जाएगी। और कैपिटल जी तो वैसे क्लास 11th का पार्ट है, लेकिन हम 9th में ही थोड़ा सा आगे बढ़ के उसे भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर देखो ढंग से देखो, तो ये गुरुत्वीय त्वरण है तो त्वरण ही ना, और त्वरण की यूनिट क्या आती है, मीटर सेकंड माइनस 2। और आप चाहो तो यहाँ से वैल्यू याद करोगे तो वो अपने आप याद रहेगा। अब आती है इसकी बारी कि गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके दोस्तों, तो अब आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की मतलब ऐसा यूनिट कैसे निकलती है। तो आपको सबसे पहले मैंने क्या कहा, फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें ये चीज़ आती है। तो एक फॉर्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण का नियम, F=g m1m2/r²। यहाँ से g किसके बराबर आएगा, Fr² अपॉन m1m2। अब देखते रहना, फोर्स का न्यूटन, r होता है दूरी का होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर और दूरी का मीटर और 2 बार है तो मीटर स्क्वायर, नीचे किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे किलोग्राम का +2, वो मुझे आंसर याद है ना सारे, इसलिए मेरा ऐसा होता है। +2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। किसकी यूनिट हो गई, कैपिटल जी की, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी आ सकती है। अब देखो दिमाग लगाना, अब देखो मैंने कहा एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क, दोनों का बैलेंस बनाना है अपने। बैलेंस का क्या मतलब है बताता हूँ, मैं एक लाइन लिखता हूँ, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क हैव सेम SI यूनिट। और वर्क की SI यूनिट क्या पढ़ ली थी आपने, जूल, और भी पढ़ ली थी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, और पढ़ ली थी न्यूटन मीटर।
तो अब चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, हिंदी में सभी प्रकार की ऊर्जा और कार्य का ऐसा यूनिट सेम होता है। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv², या फिर पोटेंशियल एनर्जी जिसका फॉर्मूला होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ये हो गया गतिज ऊर्जा, मैं लिख देता हूँ गतिज ऊर्जा, और ये हो गया स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना, दोनों के फॉर्मूले। यानी कि इन दोनों की ऐसा यूनिट भी क्या होगी, जूल होगी। क्या होगी, जूल होगी। अब आप कमेंट में सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, अब आप कमेंट में आप मुझे जिस जो क्वेश्चन ऐसा यूनिट का पेपर में आ रखा है आप मुझे बताना, सब लोग कमेंट करना, ठीक है ना। जिसको जो यूनिट, देखो याद तो कोई भी कर सकता है, याद तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ ये है कि मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि बिना याद करे भी हम पेपर क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जिसको जो ऐसा यूनिट किसी भी पेपर में दिखी हो साइंस सेक्शन में, वो मुझे कमेंट में पोस्ट करे। मैं उसको निकालने का तरीका, जैसे 10-12 हो जाएगी तो मैं उन सबको इकट्ठा करके एक वीडियो बनाऊंगा और फिर उसमें सिखाऊंगा कि आप इसे याद करें भी ना। देखो अब आप में से कई कह सकते हो, आप में से बहुत ऐसा कह सकते हैं कि नहीं सर हम डायरेक्टली याद कर लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ याद करना सॉल्यूशन नहीं है। याद करना सॉल्यूशन होता तो सभी सब कुछ याद कर लेते, ठीक है ना। आपके अपने सब्जेक्ट्स भी हैं, आपको चीज़ों को सीखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जैसे मैंने आपको क्लियर किया। ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे मैं एक और यूनिट बताता हूँ। जैसे एक आती है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में नियतांक कहते हैं, तो हिंदी में इसे प्लांक नियतांक, इसका सिंबल H होता है, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू वगैरह सब याद होती है, लेकिन पहले मैं इसकी ऐसा यूनिट का बताता हूँ। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है E=hf। E फॉर होता है एनर्जी, जिसे हम लोग कहते हैं ऊर्जा। H होता है प्लांक कांस्टेंट, PC प्रियंका चोपड़ा नहीं है, प्लांक कांस्टेंट है। F फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। एक बार मैंने ऐसे लिखा, एक बच्चा कह रहा सर आपने PC प्रियंका चोपड़ा क्यों लिख दिया, पागल ये पता नहीं क्या भरा हो दिमाग में। तो H की जगह आ जाएगा E/F। एनर्जी का तो अभी बताया मैंने क्या होता है, जूल। और फ्रीक्वेंसी तो देखो आ रही है ना चीज़ें, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी एक और आ गया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम, और इसकी परिभाषा होती है प्रति एकांक समय में दोलनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। हिंदी में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन और वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितनी बार कोई चीज़ वाइब्रेट या ऑसिलेट या रिवोल्यूट करती है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। जैसे आपने एक रबड़ खींचा और आपने उसे हिलाया, एक सेकंड में वो 50 बार ऊपर नीचे जाता है, तो आप कहोगे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 है। तो ऐसे ही सीखना, याद नहीं करना। तो आपने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ लिया, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हो जाएगी सेकंड -1। क्यों, क्योंकि इस टाइम का क्या होता है सेकंड, और ये सेकंड जब ऊपर जाएगा -1। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी के बारे में जिन्होंने बताया उनका नाम था हर्ट्स। साउंड के बारे में उन्होंने अपना सिंबल दे दिया हर्ट्स फ्रीक्वेंसी का, और उसका लिखते हैं HZ। क्या लिखते हैं, HZ। लेकिन ऐसा यूनिट क्या होगी, सेकंड भी होगी, ठीक है ना। तो पेपर में कई जगह सेकंड लिखा होगा, कई जगह हर्ट्स। अब जो सिर्फ याद कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, और जो समझ रहा है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को रिलेट करेगा, ठीक है ना। तो अब देखो आ जाओ, यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड इनवर्स, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा जूल सेकेंड। जूल सेकेंड यूनिट होगी किसकी, प्लांक कांस्टेंट की, ठीक है ना। इसकी वैल्यू बता देता हूँ, इसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये भी कई बार पूछा गया। अच्छा, अब दिमाग में आना चाहिए कि भाई ऐसा पूछ क्यों रहे। देखो जब मैं आपके एज का था या मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैं यही सोचता था कि ऐसे उल्ट सुल्ट चीज़ें आ कहाँ से रही है। क्योंकि मैं पता क्या सोचता था, मैं सोचता था कि मान लो मैंने प्लांक कांस्टेंट पढ़ लिया और कोई और आ गया तो मैं कहाँ से करूँगा। लेकिन चीज़ों को समझना, चीज़ें जो भी आती है वो रिलेटेबल आती है। रिलेटेबल मतलब चीज़ें रिलेट होती है। अब मैं समझाता हूँ प्लांक कांस्टेंट क्यों पूछा जाता है। आपको ये तो पता है कि जो रिसोर्सेज है, एनर्जी रिसोर्सेज है, पेट्रोल डीजल या जिसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं, उन पे डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम करनी है, क्योंकि वो आज नहीं कल ख़त्म होंगे और उनके ड्रॉबैक बहुत सारे हैं, ठीक है ना। और अब फ्यूचर दिख रहा है सोलर। अब एक स्कीम भी हुई है, 1 वर्ल्ड 1 सोलर ग्रिड ऐसे करके, है ना। तो आपको बताता हूँ, सनलाइट है, सुनते रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ। मानो ये सन है, समझाने के लिए
और यही सच्चाई है। सन में से क्या निकल रही है? सनलाइट। और हर चीज़ किसी न किसी पार्टिकल से मिलके बनी होती है। सनलाइट जिस पार्टिकल से मिलके बना होता है उसको नाम होता है फोटोन। और फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये जो एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा वो किसकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है? फोटोन की। ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा वो क्लास शोर मचा रही है, तो क्लास शोर थोड़ा ना मचा रही है, क्लास के अंदर बच्चे बैठे हैं वो शोर मचा रहे हैं। इसी तरीके से सनलाइट की जो एनर्जी है वो एक्चुअल में किसकी एनर्जी है? फोटोन की एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला इसलिए। और सनलाइट, सोलर लाइट या सोलर एनर्जी बहुत यूजफुल है, इसलिए इसको पूछा जाता है। ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है, सब ने किसी भी एग्ज़ाम में जो ऐसा यूनिट पूछी गई है, देखो एग्ज़ाम में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर बिना एग्ज़ाम वाले पे आ जाए तो मेरे से ज़्यादा तो कोई लिखा ही नहीं सकता। ठीक है ना। मैं क्लास 11th-12th भी बहुत साल पढ़ा चुके हैं और पढ़ाते भी हैं। ठीक है ना। तो मुझसे ज़्यादा किसी को याद नहीं होगी। ठीक है। ऐसा यूनिट और डायमेंशन वर्बली। ठीक है ना। तो उस लेवल पे नहीं खेलेंगे। आपको क्या करना है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सिंपल सा है, किसी भी कहीं पे किसी भी किताब में जो ऐसा यूनिट आ रखी हो, आपको एक जगह लिखनी है, मुझे कमेंट में बतानी कि सर इसको एक्सप्लेन करो। अब जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है ना। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग एक्चुअली इसे देख रहे हैं। थैंक यू।